वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी। आज के जीएसटी के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पेमेंट का। अब पेमेंट के चैप्टर में क्या होता है, किस तरह से हमारे सेक्शंस हैं, किस तरह से हमें प्रोसीड करना है, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। सबसे पहले हमने किया कि हमें किस किस चीज़ पे जीएसटी पे करना है, किस पे जीएसटी पे नहीं करना। फिर हमने लास्ट चैप्टर में किया कि जीएसटी पे करना है तो किस वैल्यू पे करना है और जीएसटी पे करना कब है, यानी कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब है। अब पेमेंट चैप्टर बताता है हमें कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जीएसटी कब भरना है, तो जीएसटी सरकार को दे कैसे, जीएसटी सरकार को पे कैसे करें, या हमने अब तक के क्लासेस में जैसे भी डिस्कस किया था कि हमें इनपुट लेना है, आईटीसी लेना है, वो आईटीसी लिया कैसे जाएगा वो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो ये हमारा चैप्टर है पेमेंट का। पेमेंट के चैप्टर में हम सरकार को टैक्स पे कैसे करना है वो भी देखेंगे, इनपुट कैसे लेना है वो भी देखेंगे, ये सब चीज़ें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका पेमेंट का चैप्टर। चैप्टर 9 है हमारे सिलेबस में, इंटरमीडिएट के सिलेबस में। तो ये चैप्टर क्या कहता है हमें, सबसे पहले कहता है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कुछ हम रेलिवेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाले, जैसे कि हम हर चैप्टर में पढ़ते आए हैं। एक हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पढ़ेंगे, एक नई टर्म आई क्या, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एक और टर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक तीसरी टर्म है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। पहले थोड़ी सी बात करते हैं इन तीनों चीज़ों पे, ये है क्या चीज़। नाम से क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ये जो लेजर्स हैं ये मैनुअली नहीं बनाए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिकली साइट के ऊपर, आपकी जो जीएसटी की साइट है उसके ऊपर आपके ऑनलाइन ही बनेंगे। तो ये जो हमारे 3 लेजर, 2 लेजर और एक रजिस्टर की बात हो रही है, ये है क्या चीज़, ये हम समझते हैं। पहली चीज़ हमें क्लियर होगी नाम से कि ये चीज़ें मैनुअल नहीं है, ये चीज़ें क्या है आपकी ऑनलाइन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट लेजर क्या होता है और लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, ये समझते हैं। कैश लेजर क्या है, कैश लेजर अल्टीमेटली मेरा एक जीएसटी का अकाउंट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, हर पर्सन का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है। जीएसटी की साइट पे जाके आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे, आपका एक जीएसटी का अकाउंट खुल जाएगा। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है वैसे ही हमारा क्या है, जीएसटी अकाउंट है। उस जीएसटी अकाउंट के अंदर जब भी मुझे सरकार को जीएसटी की पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने से पहले उस अकाउंट के अंदर उतने पैसे होने चाहिए, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में होता है। मुझे मान लो किसी के 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं किसी के खाते में, तो वो ट्रांसफ़र करने से पहले मेरे खाते में भी तो होने ज़रूरी है। अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े होंगे तभी मैं सामने वाले पर्सन के ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। मेरे बैंक अकाउंट में ही जब 10,000 नहीं पड़े तो मैं ट्रांसफ़र कैसे करूँगा। तो जैसे हम ऑनलाइन क्या करते हैं, अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं बैंक की साइट पे जाके, वैसे ही हम अपना जीएसटी अकाउंट ओपन करेंगे जीएसटी की साइट पे जाके। उसके अंदर क्या होगा, आपने मान लो सरकार को 10,000 रुपये टैक्स पे करना है, तो पहले आप अपने अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये डालोगे, क्योंकि आपके अकाउंट में 10,000 आएगा तभी तो वो आप गवर्नमेंट को पे कर पाओगे। अब अकाउंट के अंदर 10,000 कैसे डाला जाए, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक लेजर होता है जो कि ऑनलाइन ही हमारे जो जीएसटी अकाउंट है उसके अंदर शो करता है। जैसे ही मैं कोई अमाउंट अपने अकाउंट में जमा कराता हूँ, मेरा कैश लेजर का बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही उसमें से मैं कुछ अमाउंट सरकार को पे करता हूँ तो मेरा बैलेंस क्या होता है, घट जाता है। मान लो कि मैं मेरा जीएसटी अकाउंट ओपन किया, मैंने उसके अंदर अभी बैलेंस 0 दिखा रहा था, मैंने सरकार को 10,000 रुपये भरने हैं, मैंने उसमें 12,000 जमा करा दिए। तो जैसे ही मैं उसमें 12,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करूंगा, वो दिखा देगा कि आपके कैश लेजर का बैलेंस कितना है, 12,000 रुपये। और उसमें से जैसे ही मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा तो 10,000 रुपये क्या होंगे, चले जाएंगे। तो कैश लेजर में दिखा देगा कि आपका 2,000 रुपये अभी पड़ा है, ये आप आने वाले पीरियड में अपना एडजस्ट कर सकते हो, या बाद में बच जाए तो रिफंड भी ले जाना। तो ये होता है हमारा कैश लेजर। अब सेकेंड लेजर आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये जो हमारे लेजर्स है पेमेंट का चैप्टर, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, समझेंगे। पहले एक बार हमारे मॉड्यूल की लैंग्वेज समझ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली साइट के ऊपर जाके देखेंगे कैसे होता है। दूसरा हमारा लेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जब भी मैं कुछ इनपुट लेता हूँ, मान लो मैं एक एसी खरीद के लाया, एसी के ऊपर जीएसटी लगा हुआ था 2,000 रुपये का, तो वो 2,000 रुपये का जैसे ही मैंने आईटीसी क्लेम किया, वो कहाँ आ जाएगा, 2,000 रुपये मेरे किस लेजर में आ जाएगा, क्रेडिट लेजर में। तो वो जैसे ही मैं कुछ भी इनपुट परचेज करता हूँ उसका आईटीसी क्लेम करता हूँ। अब तक हम बात करते थे कि इसका आपको आईटीसी मिल जाएगा,
आईटीसी मिल जाएगा, यानी कि आपको आपके जीएसटी अकाउंट के अंदर ये इनपुट मिल जाएगा। तो वो कौन से लेजर में मिलता है? क्रेडिट लेजर में। और इसका यूज़ क्या होगा? जब मैंने सरकार को पैसा देना होगा, मैं अपने क्रेडिट लेजर को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ और कैश लेजर को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने इस महीने की लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा था, वो लायबिलिटी आई मेरी 10,000 रुपये, यानी कि मैंने सरकार को कितने रुपए देने हैं? 10,000 रुपये देने हैं। अब मैंने देखा कि मेरे क्रेडिट लेजर में कितने पड़े हैं? क्रेडिट लेजर में पड़े थे 3,000 रुपये और कैश लेजर में पड़ा था 1,000 रुपया। तो 3 और 1 4,000 रुपये हो गए। 6,000 मैं और जमा करूंगा। कहाँ जमा करूंगा? कैश लेजर में। तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो गया? 10,000। और वहां से मैं मेरी लायबिलिटी को क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा, जो कि हमारा तीसरा लेजर है। नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। लायबिलिटी रजिस्टर में क्या होता है? आपने सरकार को, जैसे ही आप कोई सेल करते हो तो उस सेल के ऊपर आपका जितना जीएसटी बनता है, जितना टैक्स बनता है, उसकी लायबिलिटी कहाँ खड़ी हो जाती है? हमारी लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। और लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर कोई लायबिलिटी आ जाती है, उसको वहाँ से हटाना हो तो कैसे हटेगी? या तो क्रेडिट लेजर से उसको पे ऑफ करो या फिर कैश लेजर से उसको पे ऑफ करो। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने देखा कि 3 तरह के हम बात करेंगे इस चैप्टर में। एक कैश लेजर की बात करेंगे, एक क्रेडिट लेजर की बात करेंगे और एक लायबिलिटी रजिस्टर की बात करेंगे। जब भी मैं अपनी रिटर्न में सेल दिखाता हूं तो सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो कहाँ खड़ी हो जाती है? हमारे लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। और लायबिलिटी रजिस्टर को जीरो कैसे किया जाएगा? जब आप उस लायबिलिटी को पे कर दोगे। पे कैसे करोगे? अगर आपके क्रेडिट लेजर में कुछ पड़ा है तो पहले वो एडजस्ट करो, और उसके बाद अगर कैश लेजर में कुछ पड़ा है तो वो एडजस्ट करो, और फिर भी बच गया तो नया पैसा कहाँ डालोगे? पहले कैश लेजर में जमा होगा और फिर कैश लेजर से वो पे होगा। कैश लेजर में पैसा आएगा कहाँ से? जब मैं जमा कराऊंगा तब आएगा। कैश लेजर से पैसा जाएगा कहाँ? जब मैं लायबिलिटी सेट ऑफ करूंगा तो लायबिलिटी रजिस्टर में जाएगा। और क्रेडिट लेजर में पैसा कैसे आएगा? क्रेडिट लेजर में पैसा तब आएगा जब मैं कोई आईटीसी क्लेम करता हूँ, जब मैं कोई परचेज करके आता हूँ जिसके ऊपर मुझे जीएसटी का इनपुट मिलना होता है, तो मुझे पैसा कहाँ मिलेगा? क्रेडिट लेजर में आएगा। और वो क्रेडिट लेजर का पैसा कहाँ जाएगा? वो जब मैं लायबिलिटी एडजस्ट करूँगा तो वहाँ पर एडजस्ट होएगा। उसके बाद ये 3 चीज़ें हमने मेजर, अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि इन तीनों चीज़ों के बारे में क्या कुछ है। डिटेल में अभी हमारा सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम देखेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दिया, पहले मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया, इसके बारे में हम सेक्शन में पढ़ेंगे, डिटेल में आएगा, फिर हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इस पर, ताकि हमारा ये कंसेप्ट आपका कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगली चीज़ हमारी क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? हम इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स भी पढ़ेंगे। यानी कि कभी अगर मैं सरकार का जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो टाइम पे नहीं चुका पाता, 1-2 महीने लेट हो जाता हूँ, तो क्या मुझे इंटरेस्ट भी भरना है? बिल्कुल भरना है। कितना भरना है वो हमारा चैप्टर बताएगा, चैप्टर के अंदर सेक्शन है वो बताएगा। तो इस चैप्टर में मैं इंटरेस्ट भी पढ़ने वाला हूँ कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी कितनी आएगी, कैसे आएगी और कैसे वो भरा जाएगा। और क्या पढ़ेंगे इसमें? इस चैप्टर के अंदर हम और पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। आईटीसी को कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो भी हम, एक सेक्शन है छोटा सा, वो भी देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर के दौरान हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बात कह रही है। ये कहता है इन द जीएसटी रिजाइम फॉर एनी इंट्रा स्टेट सप्लाई। जल्दी से बताओ इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी होती है? विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा यानी विद इन द स्टेट। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या पे करते हो? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, हाफ हाफ। तो कहता है कि फॉर एनी इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्स टू बी पेड आर सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। और ये सीजीएसटी किसको पे होगा? ये किसके खाते में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। और स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी, या फिर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। और ये किनके खातों में जाएगा? ये कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के खाते में जाएगा। और कहता है कि कोई अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो उस केस में हम सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं पे करते। क्या पे करते हैं वहाँ पे हम पे करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। कहता है इन एडिशन सर्टेन कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक टीडीएस होता है। जब हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर करा था मैंने आपको बताया था कि जीएसटी के अंदर एक टीडीएस का कंसेप्ट भी है, जो आपका कुछ कुछ सिमिलर है। कहाँ से? इनकम टैक्स के टीडीएस से। इनकम टैक्स में टीडीएस के प्रोविज़न अलग है, जीएसटी के अंदर टीडीएस के प्रोविज़न अलग है। चीज़ वही है, सिर्फ लायबिलिटी दोनों एक्ट में अलग अलग आ जाती है, परसेंटेज अलग अलग है। और ऐसे ही कहता है कि एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का भी प्रोविज़न है। जैसे कि इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस दोनों प्रोविज़न है, हमारे जीएसटी के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस दोनों प्रोविज़न है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो भी पे करना है।
और इसके अलावा कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट भी पे करते हैं, पेनल्टी भी पे करते हैं, फीस भी पे करते हैं और एनी अदर अमाउंट भी पे। यानी कि अगर आप सेम स्टेट में बेच रहे हो तो आपको क्या भरना है, CGST SGST भरना है। दूसरी स्टेट में बेच रहे हो तो IGST भरना है। अगर आप TDS वाले पर्सन हो तो आपको TDS भी भरना है। अगर आपके ऊपर TCS एप्लीकेबल है तो आपको TCS भी भरना है। लेट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी भरना है, पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है, लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है, कोई और अदर ड्यूटी भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पे करनी है। हमें सिर्फ एक GST पे नहीं करना, हमें CGST SGST IGST सेस TDS TCS इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस कई सारी चीज़ें हैं पे करनी है। सिस्टम सभी का सेम है लेकिन चैप्टर बताएगा कि आप कैसे क्या चीज़ पे करोगे। तो ये चैप्टर बताता है, कहता है कि जब भी हमें सरकार को पे करना है कई सारी चीज़ें जो हमें पे करनी पड़ सकती है। अब पे करनी कैसे है वो बताएगा ये चैप्टर। तो कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ ई लेजर। ई लेजर यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली लेजर। आपने सरकार को कितने दे दिए, कितने और देने हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ कौन बना रहा है, ई लेजर, यानी कि कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन सब कुछ आपका बन रहा है। कहता है ई लेजर एक यूनिक फीचर है जो GST के अंदर आया। GST आने से पहले आपका सर्विस टैक्स वैट एक्साइज होता था, यहाँ पे काम क्या होते थे, मैनुअल। यहाँ पे ई लेजर का सिस्टम नहीं था। तो कहते हैं कि यूनिक फीचर, नया फीचर आया ताकि टैक्स की चोरी ना हो सके। इलेक्ट्रॉनिक लेजर और ई लेजर आर स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड ITC। जो कैश लेजर है वो किसके है, कैश की स्टेटमेंट, कितना कैश आया कितना कैश गया, और ITC की स्टेटमेंट यानी कि कितना इनपुट मिला कितना इनपुट गया, ये क्या है, क्रेडिट लेजर आपका। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का अलग अलग है। मैंने मेरा GST नंबर लिया है तो मेरे ये लेजर अलग खुलेंगे मैं जब लॉगिन करूंगा। आपका अलग GST नंबर है तो आपके अलग खुलेंगे। जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट होता है, हम बैंक की साइट पे जाते हैं, अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालते हैं तो वो बैलेंस किसका दिखाता है, हमारा ही दिखाता है, किसी दूसरे का नहीं दिखाता। ऐसे ही सबका अपना GST अकाउंट होता है। जैसे ही आप अपना GST अकाउंट लॉगिन करोगे वो आपको क्या दिखाएगा, आपके लेजर्स के अंदर कितना कितना बैलेंस है वो चीज़ें बता देगा। तो कहते हैं इन एडिशन ईच टैक्स पेयर ऑल्सो हैव एन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर भी होता है सबका, कि किसकी कितनी लायबिलिटी है वो भी है। एक बार कोई टैक्स पेयर अगर GST पे रजिस्टर्ड हो गया तो GST पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपको एक ID पासवर्ड मिलेंगे और उस ID पासवर्ड के अंदर इनबिल्ट आपके लेजर सारे बन के आ जाएंगे। तो कहता है 2 ई लेजर्स, कैश और ITC और इलेक्ट्रॉनिक्स लायबिलिटी रजिस्टर, ये तीनों के तीनों आपके डैशबोर्ड के ऊपर जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको तीनों सामने से लॉगिन करके दिखाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे खोल के। चैप्टर 10 ऑफ द CGST एक्ट जो हमारा यहाँ पे चैप्टर चल रहा है, कहता है प्रिस्क्राइब करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स कंटेनिंग सेक्शन, ध्यान रखना सेक्शन 49 से लेके 53 तक पेमेंट चैप्टर के अंदर आता है। सेक्शन 49 से लेके 53 किस किस का है, कहता है सेक्शन 49 किसकी बात करेगा, 3 लेजर्स। ये हमें कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी रजिस्टर, इन तीनों लेजर में कैसे पैसा जाएगा, कैसे पैसा निकलेगा, कैसे ये लेजर मेंटेन होते हैं, ये इन सब के बारे में कौन बताएगा, सेक्शन 49। जो इस चैप्टर का हमारा मेन सेक्शन है वो यही सेक्शन है, सेक्शन 49, जो हमें तीनों लेजर्स के बारे में बताता है। फिर कहता है हमारा सेक्शन 50 है। सेक्शन 50 में क्या है, सेक्शन 50 बात करता है इंटरेस्ट की, कि अगर आप टैक्स भरने में देरी हो गई आपको तो आपको कितना इंटरेस्ट भरना है, कैसे इंटरेस्ट भरना है, वो कौन बताएगा, सेक्शन नंबर 50। फिर आता है हमारा सेक्शन 51। आपको ध्यान होगा कि TDS का सेक्शन जो है वो कौन सा है, सेक्शन 51, और TCS का सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन है 52। TDS की पेमेंट के लिए सेक्शन कौन सा बना है, सेक्शन 51, और TCS के लिए सेक्शन 52। ये हमने रजिस्टर्ड के जो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर था उसके अंदर भी हमने डिस्कस करे थे थोड़े बहुत। और सेक्शन 53 आपका लास्ट है, ये किसका है, ट्रांसफर ऑफ ITC का। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करा दो, 49 से सेक्शन 53 तक। सबसे पहला सेक्शन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 49, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। सेक्शन 49 किस बारे में बताएगा आपको, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी रजिस्टर, 3 चीजें बताएगा सेक्शन 49। सेक्शन 50 क्या बताता है, सेक्शन 50 बताता है इंटरेस्ट के बारे में, कितना इंटरेस्ट भरना है, कैसे भरना है। 51 TDS, 52 TCS और 53 किसकी, ITC ट्रांसफर के केसेस को डिस्कस करेगा। तो ये 49 से 53 तक कुछ सेक्शंस हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, समझने हैं। बेसिक आपका थोड़ा बहुत है इंटरमीडिएट लेवल पे, डिटेल में हम फाइनल लेवल पे जानेंगे।
उसके बाद कुछ रेलिवेंट आपकी डेफिनेशंस दी हुई है, ये जब हमें रिक्वायर्ड रहेगी हम साथ साथ देख लेंगे। सबसे पहले आपका जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है 49 वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 49 आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन जो है इस चैप्टर का यही है, इसको ध्यान से समझना, आपका पूरा चैप्टर जो है क्लियर रहेगा। क्या कहता है 49? सबसे पहले ध्यान से कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। सेक्शन 49, सेक्शन 49 आपको बताता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। एक बार सेक्शन 49 रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जितना हमारा क्लियर हो जाए बेटर है। बाकी इसके कुछ रूल्स भी हैं, फिर हम इसका एनालिसिस भी देखेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो पूरे सेक्शन 49 की क्लियर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार के लिए हम सेक्शन 49 देखेंगे, फिर हम इसके रूल्स देखेंगे, फिर हम इसका एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जब हमारी चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तब हमें सेक्शन 49 आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग भी छोड़नी पड़े तो एक बार के लिए छोड़ेंगे। देखते हैं 49, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक अकेला सेक्शन है, इस पूरे चैप्टर में सारी चीज़ यही डील करने वाला है। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। सेक्शन 49 किसकी बात करता है? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट की बात कर रहे हैं। सब सेक्शन 1 आ गया। सबसे पहले क्या बात बोलते हैं? एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे इंटरेस्ट का, चाहे पेनल्टी का, चाहे फीस का, चाहे एनी अदर अमाउंट। कहता है कोई भी डिपॉजिट आप करोगे, चाहे CGST, SGST, IGST, सेस, ये सब किस में आ गए? टैक्स के अंडर आ गए, ये सारे टैक्स हैं। लेट पेमेंट हो जाती है तो इंटरेस्ट, कोई गलत कर दिया काम तो पेनल्टी, रिटर्न लेट भर रहे हो तो लेट फीस, या कोई एनी अदर अमाउंट भी कई बार पे करनी पड़ जाती है। बाय अ पर्सन, अब ये सारी चीज़ें पे कैसे होगी? कौन कौन सी चीज़ें? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर अमाउंट, ये 5 चीज़ें ध्यान रखना। ये पांचों चीज़ें कैसे पे होगी? डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैसे होगा डिपॉजिट? बाय नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? मेरे पास बैंक की ID पासवर्ड होगी, मैं लॉगिन ID पासवर्ड खोल लूँगा, वहाँ पे GST का अकाउंट नंबर डालूंगा और उसके अंदर पैसे क्या कर दूंगा? ट्रांसफर। वो होती है नेट बैंकिंग। मैंने घर बैठे बिठाए अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से बैंक की साइट का लॉगिन ID पासवर्ड डाल के ओपन किया और उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। आप नेट बैंकिंग से पैसे जमा करा सकते हो और बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी आप पैसे जमा करा सकते हो, और डेबिट कार्ड के थ्रू भी पैसे जमा करा सकते हो। डेबिट कार्ड वो होते हैं जिसके अंदर पैसे हमारा पहले से पड़ा है, और क्रेडिट कार्ड वो होते हैं जिसमें पैसा कुछ नहीं होता, एक लिमिट होती है, आप यूज़ करो, 1 महीने के बाद उसका बिल आपके घर पे आ जाता है कि आपने इतना कार्ड यूज़ किया, इतना पेमेंट करवा दो। तो आपको कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या अदर अमाउंट पे करनी होगी तो कैसे करोगे? आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट कैसे होगा? या तो इंटरनेट बैंकिंग से होगा, या आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं NEFT के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर RTGS के थ्रू भी कर सकते हो, और बाय सच अदर मोड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जहाँ पे भी वर्ड आ जाए प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वो कह रहा है रूल्स की तरफ प्रिस्क्राइब्ड। उसने कहा कि आप इनमें से कुछ भी पे करो तो कैसे करोगे? डिपॉजिट करोगे। डिपॉजिट कैसे करोगे? चाहे नेट बैंकिंग से कर लेना, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड से, चाहे NEFT, चाहे RTGS या एनी अदर मोड। कौन सा मोड? जो कौन प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड कहाँ होगा? रूल्स। तो जहाँ भी वर्ड आता है प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कि वो इशारा कर रहा है कि इस सेक्शन के साथ इसके रूल्स भी है कुछ, वो जरूर याद से पढ़ लेना, क्योंकि सेक्शन में हम पूरी बात नहीं बता रहे, पूरी बात कहाँ बताई जाएगी? रूल्स के अंदर। और कहता है कि जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे क्या होगा? शैल बी क्रेडिटेड, वो क्रेडिट कर जाएगा। कहाँ, कौन से लेजर में करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जब भी मैं कोई पैसा जमा कराता हूँ वो कौन से लेजर में आता है? कैश लेजर में। और कैश लेजर के अंदर हेड्स बने होते हैं। आप टैक्स में जमा कराओगे तो कैश लेजर के टैक्स हेड में पैसा आएगा, आप इंटरेस्ट में कराओगे तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में आएगा, आप पेनल्टी में कराओगे तो पेनल्टी में आएगा। तो कैश लेजर के अंदर इन सब के अलग अलग हेड होते हैं। आप जिस हेड में पैसा जमा कराओगे उसी हेड के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। और पैसा जमा कैसे होगा उसने मोड्स बता दिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS, कैसे भी आप कर लेना।
ऑफ सच पर्सन टू बी मेंटेन्ड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और कैश लेजर मेंटेन कैसा होता है, ये रूल बताएंगे डिटेल में। तो हमारा 49 सेक्शन का सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सबसेक्शन 1 ने इतनी सी बात सिर्फ बताई, उसने कहा कि आपको कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस का पैसा जमा कराना हो तो वो जमा कैसे होगा, कैश लेजर में होगा। जमा कराओगे कैसे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS के थ्रू कराना, या कोई और मोड होगा तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। और कैश लेजर कैसे मेंटेन होगा वो भी हमारे रूल्स में प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो ये थोड़ी सी बात इसने बताई सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 ने। इसने सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, थोड़ा सेक्शन का फ्लो बना दिया। डिटेल्ड में सारी बातें कौन बताएगा, रूल्स बताएंगे, यहाँ इसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। सबसेक्शन 2 पे आते हैं। कहते हैं ITC एज सेल्फ असेस्ड, ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, एज सेल्फ असेस्ड। ITC हमेशा क्या होता है, सेल्फ असेस्ड होते हैं। मैंने मान लो कोई चीज़ खरीदी, उसके ऊपर 100 रुपये का इनपुट बनता था, तो जब मैं मेरी रिटर्न भरूंगा मैं उसके अंदर सेल्फ असेस करूंगा कि मैंने कितने का इनपुट लेना है, 100 रुपये का इनपुट लेना है। वो सरकार का काम है, वो बाद में मैच करेगी कि मैं 100 रुपये सही ले रहा हूँ या गलत है। लेकिन एक बार तो असेसमेंट कैसे हो रही है, सेल्फ असेसमेंट। मैंने खुद के तरीके से देखा कि भाई मेरे को कितने का इनपुट लेना है, 100 रुपये का, तो 100 रुपये क्या है मेरा, ITC है, सेल्फ असेस्ड। इन द रिटर्न, मैं रिटर्न में डालूंगा ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे ही मैं अपनी रिटर्न के अंदर डालूंगा 100 रुपये मेरा ITC बनता है और सबमिट दबाऊंगा। जैसे ही मेरी रिटर्न सबमिट होगी वो ITC कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। किस लेजर की, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ खरीद के आओगे और अपनी रिटर्न भरते हुए उसको सेल्फ असेस करके दिखाओगे कि मेरा इतने का इनपुट लेना बनता है, तो वैसे ही वो चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, आपके क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। क्रेडिट का मतलब आपका बैलेंस खड़ा हो जाएगा। जब भी मैं कैश लेजर में कोई पैसा डालता हूँ तो कौन सा बैलेंस आता है, उसका क्रेडिट बैलेंस आता है। क्रेडिट लेजर में कुछ डालूंगा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, और जब मैं पेमेंट कर दूंगा यहाँ से तो वो पेमेंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 41, यानी कि सेक्शन 41 बताएगा कैसे कैसे आपका ITC जो है गवर्न करता है, ITC कैसा चलेगा। टू बी मेंटेन्ड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। लेकिन हाँ, ITC के बारे में भी क्या है, रूल्स है। सबसेक्शन 1 में उसने किसका बताया, कैश लेजर के बारे में बताया, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। उसने कहा कैश लेजर का एक रूल है, वो पढ़ लेना। सबसेक्शन 2 में किसके बारे में बताया, क्रेडिट लेजर के बारे में बताया, लेकिन क्रेडिट लेजर की भी पूरी बात नहीं बताई। उसने कहा इसका भी एक रूल है, वो पढ़ लेना। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं, ये क्या कहता है। सबसेक्शन 3 कहता है द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब ये फिर किस पे आ गया, कैश लेजर पे आ गया। मे बी यूज्ड, कहता कैश लेजर का पैसा यूज कैसे करो। सबसेक्शन 1 ने क्या बताया था, कैश लेजर में पैसा आएगा कहां से, क्रेडिट कैसे होगा। तो क्रेडिट कैसे होगा, जब आप जमा कराओगे तो क्रेडिट होगा। सबसेक्शन 3 बता रहे जाएगा कैसे, डेबिट कैसे होगा। तो जब आप यूज कर लोगे तो चला जाएगा। जैसे बैंक में होता है, पैसा आता है तो क्रेडिट होता है, जब पैसा यूज कर लेते हैं हम तो डेबिट हो जाता है। तो कहता है कि अमाउंट जो पड़ी है कैश लेजर में उसको आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ यूज़ कर सकते हो, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। क्या शॉपिंग करने में यूज़ कर सकता हूँ। मैं मार्केट में गया शॉपिंग करने, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा भाई मेरे पास GST लेजर में, कैश लेजर में पैसा पड़ा है, वो स्वाइप कर लो। नहीं, आप इसका यूज़ सिर्फ कहाँ कर सकते हो, पेमेंट करने में। क्या, टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फीस की, या एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर in such manner and subject to such condition and within such time as may be prescribed। तो कैश लेजर पे इसने 2 सबसेक्शन बताए। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में बताया पैसा आएगा कैसे, सबसेक्शन 3 में इसने बताया पैसा यूज़ कहाँ होगा। तो आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, एनी अदर पेमेंट, इनके लिए पैसा यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही पैसा यूज़ करोगे वो हमारे खाते से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन इसके बारे में भी इसने बोल दी कि जो पैसा यूज़ कैसे करना है, क्या कंडीशन है, कितने टाइम में यूज़ कर सकते हो, ये सारी बातें कौन बताएंगे, रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3। 3 सबसेक्शन हमारे हो गए। 4th चलते हैं। अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पहला और तीसरा किस पे था, कैश लेजर पे, और दूसरे के साथ अब चौथा किस पे आ गया, क्रेडिट लेजर पे। कहता है अमाउंट जो अवेलेबल है क्रेडिट लेजर में, इसको कहाँ यूज़ करना है। मेरे क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा था, मैं मार्केट में गया शॉपिंग करने, क्या स्वाइप करके उसको यूज़ कर सकता हूँ, नहीं। जहाँ कैश लेजर का पैसा यूज़ हो रहा है वहीं पे क्या होगा,
क्रेडिट लेजर का, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। द अमाउंट अवेलेबल इन द क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द IGST in such manner and subject to such condition and within such time as may be prescribed। ध्यान से समझना, सबसेक्शन 1 और 3 किस पे थे? कैश लेजर पे। 1 में पैसा आएगा कैसे, 3 में जाएगा कैसे। 2 और 4 किस पे है? क्रेडिट लेजर पे। 2 में पैसा आएगा कैसे, 4 में पैसा जाएगा कैसे। मैं कंपेयर करना चाहता हूं सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 को। क्या जहां जहां मेरे कैश लेजर का पैसा यूज होता है वहां पे क्रेडिट लेजर का भी यूज हो सकता है, या फर्क है? पैसा आता कैसे है? कैश लेजर में आता है जब हम जमा कराते हैं, और क्रेडिट लेजर में कैसे आता है? जब हम कुछ खरीद के आते हैं और सेल्फ असेस करके हम अपनी रिटर्न के अंदर इनपुट क्लेम करते हैं। जाता कहां है? दोबारा एक बार पढ़ते हैं सबसेक्शन 3 और 4। सबसेक्शन 3 में कैश लेजर का पैसा कहां यूज कर सकते हो? कैश लेजर का पैसा आप टैक्स पे करने में यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट में कर सकते हो, पेनल्टी में कर सकते हो, फीस में, अदर पेमेंट, इतनी जगह बता दी उसने, कहीं पे भी यूज कर लेना। लेकिन क्रेडिट लेजर का पैसा यूज करने पे उसने कंडीशन लगाई है। क्रेडिट लेजर का पैसा कहाँ यूज हो सकता है? सिर्फ आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी में अंडर दिस एक्ट, यानी कि CGST या फिर IGST, यानी कि CGST या फिर IGST टैक्स की जो लायबिलिटी निकलेगी, क्रेडिट लेजर का पैसा सिर्फ वही यूज होगा। मैं कोई चीज परचेज करके लाया, उसके ऊपर इनपुट क्लेम कर लिया, वो मेरा क्रेडिट लेजर में पड़ा था। क्या मैं क्रेडिट लेजर वाले पैसे से इंटरेस्ट भर सकता हूं? नहीं। पेनल्टी भर सकता हूं? नहीं। लेट फीस भर सकता हूं? नहीं। टैक्स भर सकता हूं? हाँ, टैक्स भर सकता हूं। कौन सा? CGST वाला या फिर IGST वाला। CGST का ITC सिर्फ CGST के आउटपुट या फिर IGST के आउटपुट में यूज होगा। रिवर्स चार्ज भर सकता हूं? नहीं। रिवर्स चार्ज भी आप कैश में ही पे करते हो, रिवर्स चार्ज भी कभी आपका क्रेडिट में यूज नहीं होगा। तो क्रेडिट लेजर के बैलेंस का यूज ना तो रिवर्स चार्ज की पेमेंट में होता है, ना इंटरेस्ट में, ना पेनल्टी में, ना ही लेट फीस में, क्योंकि हमारा क्लियर कट 49 सबसेक्शन 4 कहता है कि क्रेडिट लेजर का पैसा सिर्फ आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी में यूज होगा, वो भी किसकी? सिर्फ या तो इसी CGST की, क्योंकि हम CGST के इनपुट की बात कर रहे हैं, तो CGST का इनपुट कहाँ यूज होगा? या तो CGST के आउटपुट में या फिर IGST के आउटपुट में, और कहीं पे भी आपका ये पैसा यूज नहीं हो सकता। तो 4 सबसेक्शन हमने पढ़े, 2 कैश लेजर के और 2 क्रेडिट लेजर के। 2 पैसा क्रेडिट कैसे होगा उस पर, और 2 पैसा डेबिट कैसे होगा उस पर, कहाँ कहाँ पैसा यूज हो सकता है, कैसे कैसे पैसा आएगा, ये सब हमने समझा इसमें। 5 सबसेक्शन क्या बात बोलता है? कहता है अमाउंट ऑफ ITC, फिर ITC पे ले आया, क्रेडिट लेजर पे ले आया, अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ। सबसेक्शन 5 भी किसकी बात कर रहा है? क्रेडिट लेजर की बात करता है। क्या कहता है? इसने आगे क्लोज बनाए हैं। सबसे पहले क्लोज ए, IGST फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST। अगर आपके पास IGST का इनपुट पड़ा है तो किसके आउटपुट में यूज करोगे? IGST के आउटपुट में। एंड अगर बच जाए, अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी may be utilized towards the payment of CGST and SGST as the case may be UTGST। अब ये बता रहा है कि पैसा यूज कैसे करना है। कहता है IGST का अगर पैसा पड़ा है आपके पास, IGST हेड के अंदर इनपुट पड़ा है। सबसे पहले तो ये समझना, इन सब के हेड अलग अलग है, 3 लेजर है, कैश, क्रेडिट और लायबिलिटी, और इन सब के अंदर फर्दर हेड्स वगैरह बने हुए हैं, टैक्स का अलग, CGST का अलग, SGST का अलग, वो देखेंगे हम बाद में डिटेल में। तो IGST के हेड के अंदर अगर ITC पड़ा है तो वो कहाँ यूज होगा? सबसे पहले तो IGST के ही आउटपुट में यूज करो। बच गया तो CGST, और फिर भी बच गया तो SGST या फिर UTGST, जो भी लगता है वहाँ यूज कर लेना। ये हम पहले समझ भी चुके हैं, आज हमने सेक्शन भी देख लिया इसका। B, CGST का इनपुट कहाँ यूज होगा? कहता CGST का इनपुट यूज होगा सबसे पहले CGST में। IGST पहले कहाँ यूज हुआ था? IGST में। तो CGST भी पहले कहाँ यूज होगा? CGST में। और जो बच जाए, IGST बचता था तो कहाँ यूज होता था? पहले CGST में, फिर SGST में। लेकिन CGST बच जाए, याद करो जल्दी से, हम ऑलरेडी कर चुके हैं,
सीजीएसटी बच जाए तो बचा हुआ सीजीएसटी कहाँ यूज होगा, आईजीएसटी में। सीजीएसटी का पैसा एसजीएसटी के अंदर कभी भी यूज नहीं हो सकता, ना तो सीजीएसटी का एसजीएसटी में यूज होता, ना ही एसजीएसटी का सीजीएसटी में, ये दोनों क्रॉस कभी भी नहीं होंगे। और तीसरा, एसजीएसटी का पैसा सबसे पहले एसजीएसटी, बच जाए तो आईजीएसटी। तो इसने तीन चीजें बताई। आईजीएसटी का पैसा, अगर आईजीएसटी के इनपुट लेजर में पैसा पड़ा है तो सबसे पहले वो आईजीएसटी में यूज होगा आउटपुट में, फिर भी बच जाए तो सीजीएसटी के आउटपुट, फिर भी बच जाए तो एसजीएसटी के आउटपुट। सीजीएसटी का इनपुट पैसा सबसे पहले सीजीएसटी का आउटपुट, बच जाए तो आईजीएसटी का आउटपुट। एसजीएसटी का इनपुट का पैसा सबसे पहले एसजीएसटी का आउटपुट और बच जाए तो आईजीएसटी का आउटपुट। ये तीन बातें इसने बता दी कि इस तरह से क्रेडिट लेजर का पैसा जो है यूज होगा। और इंटरेस्ट, टैक्स पेमेंट, लायबिलिटी, इन सब की बातें क्रेडिट लेजर के अंदर होती ही नहीं है। ये सारी बातें कहाँ की है, कैश लेजर की है। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सब कैश लेजर में है। क्रेडिट लेजर में आपका सिर्फ आईटीसी यूज होगा। प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोवाइजो डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी। आपका आईटीसी अगर पड़ा है एसजीएसटी का, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो आईजीएसटी में ओनली वेयर द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी इज नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ध्यान से समझना, उसने क्या कहा कि एसजीएसटी का पैसा पहले एसजीएसटी में यूज करना, बच जाए तो आईजीएसटी में, लेकिन एक कंडीशन डाल दी। कहता है कि आईजीएसटी का पैसा, सॉरी, एसजीएसटी का पैसा आईजीएसटी में आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन वो तभी करना है कि जब आपके पास सीजीएसटी का पैसा ना पड़ा हो। एक बार दोबारा डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना दोबारा से। आईजीएसटी का पैसा, आईजीएसटी का इनपुट पड़ा है, तो आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले कहां यूज होगा, आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। सीजीएसटी का सबसे पहले सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी का सबसे पहले एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी। यानी कि एसजीएसटी का पैसा अगर एसजीएसटी के आउटपुट एडजस्ट होने के बाद बच जाता है तो आईजीएसटी में यूज हो जाएगा, बशर्ते एक कंडीशन डाल दी कि हमारा सीजीएसटी का बैलेंस 0 होना चाहिए। अगर मेरे पास सीजीएसटी भी पड़ा है, एसजीएसटी भी पड़ा है, दोनों पड़े हैं, और आईजीएसटी में यूज करना है, आईजीएसटी के आउटपुट में यूज करना है, तो पहले कौन सा यूज होगा, पहले यूज होगा सीजीएसटी वाला। वो ये कंडीशन बोलती है, ये कंडीशन बोलती है कि एसजीएसटी का पैसा पहले एसजीएसटी में यूज करना, फिर आईजीएसटी में, लेकिन कंडीशन ये है एसजीएसटी का पैसा आईजीएसटी में तभी यूज होगा जब सीजीएसटी के अंदर कोई बैलेंस ना पड़ा हो। अगर सीजीएसटी में बैलेंस पड़ा है तो पहले सीजीएसटी यूज करो, फिर एसजीएसटी पे आना। तो ये हमारी थोड़ी सी बात थी आईजीएसटी के ऊपर, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नीचे क्या कहता है, एक डी क्लोज हो रहा है, ये यूटीजीएसटी की बात करता है। कहता है सेम है एसजीएसटी की तरह, यूटीजीएसटी पहले कहाँ यूज होगा, यूटीजीएसटी में, बच जाए तो कहाँ, आईजीएसटी में, प्रोवाइजो वही सेम। कहता है आईटीसी जो है यूटीजीएसटी का आप यूज कर सकते हो आईटीजीएसटी में, लेकिन सिर्फ तभी जब हमारा सीजीएसटी क्या है, 0। तो ये 4 क्लोज हो गए, सिंपल थे बिल्कुल। ई पे आते हैं, सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड एफ। एसजीएसटी या यूटीजीएसटी यूज नहीं होगा सेंट्रल में। ये बात हमें पता थी कि सीजीएसटी ना तो कभी एसजीएसटी में यूज होता, ना ही एसजीएसटी कभी सीजीएसटी में यूज होता, ये दोनों कभी भी क्रॉस यूटिलाइज नहीं होते। ये बात बोल दी ई और एफ ने। तो ये हमारा छोटा सा था सबसेक्शन 5, सिंपल था, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में समझा हुआ था, लेकिन आज हमें सेक्शन वाइज हमने पढ़ भी लिया। 6th पे आते हैं, सबसेक्शन 6 कहता है बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अगर कोई बैलेंस बच गया कहाँ पे, कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर में, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी सब कुछ पे करने के बाद बच गया, तो रिफंड भी हो जाएगा, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। सेक्शन 54 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हो, आप उनकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, तो अगर आपका कुछ पैसा लेजर में बचता है तो हम आपको रिफंड कर देंगे। आप ही का पैसा है, आप निकाल सकते हो। यानी कि
उसने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि कैश लेजर के अंदर पैसा है तो वो सिर्फ इस जगह यूज़ होगा, क्रेडिट लेजर के अंदर पैसा है वो सिर्फ इस जगह यूज़ होगा। लास्ट में उसने जाते जाते बोल दिया कि अगर इन सबको पेमेंट करने के बाद मान लो मैं जीएसटी नंबर सरेंडर कर रहा हूँ या कोई इशू है, सारी पेमेंट कर दी, मेरे खाते में भी पैसा बचा रह गया, तो आपको रिफंड भी कर देंगे, आपको आपके बैंक अकाउंट में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपकी सेक्शन 54 की कंडीशंस जो है वो पूरी होनी चाहिए। सब सेक्शन 7 पे आते हैं। ऑल लायबिलिटी, अब ये लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। ऑल लायबिलिटी ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हमने सेक्शन 49 के सब सेक्शन 7 तक क्या पढ़ लिया, हमने कैश लेजर के बारे में भी 2 सब सेक्शन पढ़ लिए, क्रेडिट लेजर के बारे में भी 3 सब सेक्शन पढ़ लिए, एक हमने लायबिलिटी लेजर का भी सब सेक्शन देख लिया। क्योंकि सेक्शन 49 है, एक ही सेक्शन है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, इसके अंदर हम कैश लेजर भी देखेंगे, क्रेडिट लेजर भी देखेंगे और लायबिलिटी भी, तीनों चीज़ें समझेंगे। तो सब सेक्शन 7 तक हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं सब सेक्शन 8 की तरफ। कहते हैं एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज। अदर ड्यूज में आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सब आ गया। अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब एक ऑर्डर है कि कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, वो ऑर्डर बताया। तो आपको अपनी लायबिलिटीज डिस्चार्ज करनी है तो एक ऑर्डर बताया उसने कि ऐसे ऐसे डिस्चार्ज की जाएगी। सबसे पहले क्या दोगे, सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। प्रीवियस टैक्स पीरियड यानी कि वो क्या कहता है, सबसे पहले क्या भरना है, आपके पिछले महीनों का बकाया टैक्स, बकाया इंटरेस्ट, बकाया पेनल्टी, बकाया लेट फीस। सबसे पहली चीज, मैं इस महीने की जीएसटी रिटर्न भरना चाहूं, क्या भर सकता हूं? नहीं। पहली प्रायोरिटी किसकी है, पिछले महीने की। सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी पिछले महीनों की, पिछले पीरियड्स की। अगर आपकी कोई भी रिटर्न, कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पेंडिंग है, सबसे पहले आपको वो भरना पड़ेगा, तभी आप करंट मंथ पे जा सकते हो। क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, प्रीवियस ऑर्डर। यानी कि अगर मैंने इस महीने की रिटर्न भर रखी है तो ये डीम्ड है कि पिछले सारे महीने की भी भर ही रखी होगी। क्योंकि जब तक आप पिछले महीनों की नहीं भरोगे, आपका ऑनलाइन सिस्टम ही ऐसा है, वो आपको आगे वाले महीने की रिटर्न फाइल नहीं करने देता। तो कहता है सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, पिछले पीरियड्स की। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, सेल्फ असेस्ड टैक्स अदर ड्यूज रिलेटेड टू द रिटर्न इन द करंट पीरियड। पहले आपने पिछले सारे महीनों की भर दी, अब सेकंड प्रायोरिटी क्या है, जो करंट पीरियड है उसकी भरो। और थर्ड प्रायोरिटी क्या है, कहता है कि एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर इंक्लूडिंग द डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74। मान लो आपके ऊपर कोई डिमांड निकली हुई है, डिपार्टमेंट ने कोई स्क्रूटनी में केस लगाया था, पेंडिंग अमाउंट निकाल रखी है सेक्शन 73 या फिर 74 की, तो उसकी सबसे लास्ट में आती है प्रायोरिटी। तो अगर मेरे अकाउंट में कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है तो उसको सबसे पहले मैं कहाँ यूज़ करूँगा, सबसे पहले पिछली रिटर्न भरूँगा, फिर कहाँ यूज़ करूँगा, फिर करंट पीरियड की रिटर्न भरूँगा, फिर मैं चेक करूँगा क्या मेरे अकॉर्डिंग कोई मेरे अगेंस्ट कोई पेंडिंग केस या कोई डिमांड तो नहीं चल रही। अगर चल रही है तो उसका डिमांड ऑर्डर देखूंगा सेक्शन 73 74 में क्या आ चुका है। अगर आ चुका है वो दिखा देगा जी आपकी इतनी लायबिलिटी सरकार ने निकाल रखी है, फिर मैं वो पे करूँगा। तो इस ऑर्डर में हमें पे करना होता है। अल्टीमेटली इस ऑर्डर से उन्होंने एक इनडायरेक्टली बात कह दी, क्या बात कह दी, कि जब तक आप पिछले महीनों की रिटर्न नहीं भरोगे आप करंट महीने की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और हमारा सिस्टम भी हमें ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा। मान लो मैंने 1 साल से मेरे जीएसटी की रिटर्न नहीं भरी, मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने बैठ के भरूँ, इस महीने की पहले भर दूँ, तो मैं नहीं भर सकता। मुझे स्टार्टिंग से सबसे पहले जिस महीने की पेंडिंग पड़ी है वहाँ से एक एक करके भरनी पड़ेगी। जैसे ही पिछले महीने की भरता जाऊँगा, अगले महीने रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन खुलता जाएगा, अदरवाइज मुझे ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा सेक्शन 8 जो बताता है कि आपका जो पैसा पड़ा है किस ऑर्डर में आपको यूटिलाइज करना है। सब सेक्शन 9 आता है, एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर दिस एक्ट, जिसने पे कर दिया, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड बाय हिम, जब तक कि प्रूव नहीं हो जाता उसके अगेंस्ट, बी डीम्ड टू हैव पास्ड ऑन द फुल इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स टू द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ। यानी कि अगर मैंने इस एक्ट के अंदर कोई भी टैक्स पे करा है, कोई भी टैक्स पे करा है चाहे गुड्स का या सर्विस का,
तो जब तक कि ये बात प्रूव ना कर दे डिपार्टमेंट या सामने वाला पर्सन प्रूव ना कर दे, हमेशा ये डीम्ड किया जाएगा, हमेशा ये माना जाएगा कि मैं उसका बर्डन सामने वाले पर्सन पे डाल चुका हूँ, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद की जेब से कॉस्टिंग नहीं बियर करता। दोबारा समझेंगे सबसेक्शन 9 क्या कहता है। सबसेक्शन 9 क्या बात बोलता है, ये कहता है कि मान लो मैंने आपको कोई चीज़ बेची 10,000 रुपये की और उसके ऊपर 1,000 GST लगा दिया, मैंने आपसे कितने लिए 11,000 रुपये। ये सेक्शन बोलता है कि जब भी आप कोई GST चार्ज करते हो किसी से कस्टमर से और उस GST को जो है आप डिपार्टमेंट को पे करते हो, तो ये बात डीम्ड है कि वो GST का बर्डन आप सामने वाले रिसिपिएंट पे डाल चुके हो और उससे पैसा आपने ले लिया, जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो जाए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें रिक्वायर्ड रहती है, डिपार्टमेंट में कोई केस जाता है, तो सबसे पहली चीज़ क्या मानी जाती है कि अगर आपने जो GST था सामने वाले से लिया है, आपने अगर सरकार को दिया है, तो आपने उसका बर्डन सामने वाले पे पास ऑन कर दिया होगा, आपने अपनी जेब से कोई GST नहीं भरा। मैंने इस महीने मान लो 10,000 रुपये का टैक्स सरकार को भरा है, तो ये बात डीम्ड है कि वो 10,000 रुपये मैंने मेरी जेब से नहीं भरे, मैंने अलग अलग लोगों से जो जो सर्विस दी, गुड्स दिए, उनसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और वो सरकार को पे किया, मैंने वो अपनी जेब से नहीं किया। इस सेक्शन का हमारा यूज़ कहाँ आएगा, जब बड़े बड़े केसेस होंगे, लिटिगेशन हो गया, हम पढ़ेंगे, कुछ और सेक्शन आएंगे, वहाँ पे इस छोटी बात की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएगी। अभी के लिए आपको लग रहा होगा सब सेक्शन 9 तो बहुत छोटी सी बात कह रहा है, ये कहने की क्या जरूरत थी, ये तो हमें पता ही है कि मैंने कोई चीज़ बेची है तो ऑब्वियस सी बात है आगे मैंने टैक्स पास ऑन करा होगा। लेकिन ये बात लिखने की ज़रूरत थी क्योंकि केस लॉज में कई बार ये इशू आते हैं और कई सेक्शन में भी इस छोटी सी पॉइंट के ऊपर डिबेट होती है, तो वहाँ पे डिबेट नहीं होगी, वहाँ ये बात डीम्ड है कि भाई बर्डन तो पास ऑन हो ही चुका है। बात क्लियर है। तो ये था हमारा सेक्शन 49। कुछ सब सेक्शन हमने पढ़े, इनको डिटेल में समझा क्या क्या चीज़ें। अभी हमारा सेक्शन 49 हमने ज़रूर पढ़ लिया, लेकिन सेक्शन 49 ने आपको पूरे टॉपिक की सिर्फ 10 से 20% इंफॉर्मेशन दी है। डिटेल में कहाँ है वो सारी बातें लिखी हुई है रूल्स में। हाँ, सेक्शन 49 ने हमारा एक ग्राफ बना दिया, इसने हमें ये बता दिया कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, एक हमारा माइंडसेट तैयार जरूर कर दिया सेक्शन 49 में। नीचे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है सेक्शन 49 की। उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं रूल्स। आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अलग रूल है, कैश लेजर का अलग रूल है और लायबिलिटी का अलग रूल है। ये तीनों जब हम रूल पढ़ लेंगे और सेक्शन हमारा हो चुका तो इनको मर्ज करके हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने सेक्शन 49 पढ़ा, इसके 9 सब सेक्शंस थे, वो 9 के 9 सब सेक्शन हमने अच्छे से देख लिए। अब अगली क्लास में हमें क्या देखना है, अगली क्लास में हम इसके पढ़ेंगे रूल्स पढ़ेंगे और वो रूल्स पढ़ के हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे ताकि हमें जो चैप्टर है उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आए, चैप्टर हमारा क्लियर हो जाए।